हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो मॉर्गन का ये जो एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए दुनिया को पता चला, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने लिंकेज पढ़ा था, तो वो जो लिंकेज के बारे में दुनिया को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मॉर्गन। मॉर्गन ने बताया लिंकेज क्या होता है और मॉर्गन ने ही क्रॉसिंग ओवर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी दुनिया के सामने रखा। मतलब क्रॉसिंग ओवर कैसे, किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं और किस तरीके से लिंकेज की वजह से जीन की टेंडेंसी होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि सिंपल मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट जैसा था, डायहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये जो स्पीशीज है ये फ्रूट फ्लाई की स्पीशीज है। अब ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही उसने क्यों चूज किया भाई? अब उसको चूज करने के पीछे कई रीजन थे। सबसे पहले क्योंकि ये एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जनरेशन वाइज जनरेशन स्टडी करनी होती है, तो ऐसे में जनरेशन यानी लाइफ स्पैन उसका छोटा होना जरूरी है। तो ड्रोसोफिला का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 2 वीक्स का है, दैट्स वाई, और 2 वीक्स से थोड़ा ज्यादा, दैट्स वाई उसने ये चूज किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बिकॉज इट हैज अ स्मॉल लाइफ स्पैन। इसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, अंडे देता है, एग ले करता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रोसोफिला को चूज करने का एक और रीजन था कि ये इजी टू कल्चर है, लैबोरेटरी में उसको इजीली कल्चर करके ग्रो करके इजीली उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे जब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने डायहाइब्रिड क्रॉस को ही परफॉर्म किया जैसे कि मेंडल ने किया था। हमने देखा मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए थे, दैट इज सीड शेप ऑफ पी प्लांट एंड सीड कलर ऑफ पी प्लांट। ठीक है, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, उन दोनों को क्रॉस किया जिसमें रेशियो हमको मिला था 9:3:3:1। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्रॉस मॉर्गन ने भी किया, सिमिलर डायहाइब्रिड क्रॉस, बट उनका जो रेशियो था वो 9:3:3:1 नहीं आया, क्योंकि मेंडल के क्रॉस में हमने देखा था, मेंडल ने जब क्रॉस किया था तो उस क्रॉस के जरिए उसने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उन्होंने बोला था कि गमिट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते, इंडिपेंडेंटली अरेंज होते एक दूसरे के साथ। अब इसका रीजन क्या था कि उनके जो चूज किए हुए कैरेक्टर्स थे, उसके जो जीन थे वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। अब इसको डिटेल में समझते हैं हम इसी में एक्सपेरिमेंट में जो कि मॉर्गन ने किया। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 2 क्रॉस किए, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, जिसमें हम सबसे पहले क्रॉस ए के बारे में ही डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस ए में, पहले क्रॉस में उन्होंने एक मेल एक फीमेल चूज किया। ठीक है, मेल और फीमेल में उन्होंने दोनों में क्रॉस कराया 2 कैरेक्टर के लिए। अब क्रोमोसोम की बात हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे क्रोमोसोम इंटरनल बॉडी लेवल में, मतलब उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप, लैबोरेटरी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। बट बाहर हम 2 क्रॉस कर रहे हैं एनिमल को, तो बाहर हमें क्या फिनोटाइप, कैसे कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल एक मेल चूज किया, मेल फ्रूट फ्लाई, एक फीमेल फ्रूट फ्लाई, दोनों को क्रॉस किया। और जो मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई को उन्होंने क्रॉस किया उसमें उनको 2 कैरेक्टर भी चूज करने थे, 2 कैरेक्टर। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर उन्होंने जो चूज किए वो थे बॉडी कलर और आई कलर। ठीक है, तो बॉडी कलर में येलो बॉडीड और व्हाइट आई मेल, ठीक है, फीमेल, सॉरी, ये जो है ये फीमेल है और ये जो है ये मेल है, क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, वो क्रोमोसोमल लेवल में हम बाद में जाएंगे। तो उन्होंने एक फीमेल चूज किया, फीमेल में उन्होंने जो कैरेक्टर लिए वो थे, येलो आई की थी वो फीमेल, मतलब फीमेल का जो बॉडी कलर जो था वो येलो था और व्हाइट आई कलर था। ठीक है, व्हाइट आई कलर और येलो बॉडी कलर। ठीक है, ऐसी फीमेल उन्होंने चूज की, सिलेक्ट की। फिर एक मेल सिलेक्ट किया जिसका बॉडी कलर जो है वो ब्राउन है और आई कलर जो है वो रेड है। इसको वाइल्ड टाइप भी बोला जाता है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मली हमको अगर ड्रोसोफिला हम देखते हैं तो नॉर्मली उसका बॉडी कलर ब्राउन होगा, नॉर्मली आई कलर रेड होगा। तो ऐसे नॉर्मल जो जनरली पाई जाती है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। और ये जो है व्हाइट आई और येलो बॉडी, इसको म्यूटेंट टाइप बोलते हैं, म्यूटेशन की वजह से ये फॉर्म होती है, तो म्यूटेंट टाइप। ठीक है, इन दोनों को उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जैसे मेंडल का क्रॉस करने के बाद ऑब्वियसली F1 जनरेशन आया, F1 को क्रॉस किया तो ऑब्वियसली F2 जनरेशन आया। तो मेंडल के
एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था 9:3:3:1 रेशो मिला था, बट मॉर्गन को ये रेशो नहीं मिला, 9:3:3:1 नहीं मिला। हालांकि उनको जो रेशो मिला वो 98.7% जो है वो पैरेंट टाइप मिला। पैरेंट टाइप मतलब वैसे का वैसा ही, मतलब 3:1 का रेशो भी नहीं मिला उनको, उससे भी कम मिला, या 3:1 भी पकड़ लो, ऐसा मिला। ठीक है, तो ये जो रेशो था ये मॉर्गन का मेंडल के एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा अलग था, जिसमें पैरेंटल जीनोम एज इट इज था, मतलब पैरेंटल कैरेक्टर 98% मैच कर रहे थे, और जो नए कैरेक्टर थे न्यू वेरिएंट वो सिर्फ 1.3% था। तो अब इसके पीछे रीजन क्या था वो हम देखते हैं, आइए। तो मेंडल ने जब क्रॉस किया था, हमने बोला था मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए, और दोनों कैरेक्टर के लिए जो जीन थे वो 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम पे थे। जैसे कि 2 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे, सीड कलर और सीड शेप। तो सीड कलर का जो है यहां पे है, मान लो येलो और ग्रीन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। सीड शेप के लिए दूसरे सीड शेप का जो मतलब ये जीन था, सीड शेप एक कैरेक्टर है, और इसका जो जीन था वो दूसरे होमोलॉगस पेयर पे था, दूसरे, उस पे नहीं, दूसरे पे। ठीक है, दैट इज ग्रीन, येलो के लिए येलो और ग्रीन हो गया, तो राउंड के लिए कैपिटल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। तो दोनों जो कैरेक्टर मेंडल ने चूज किए थे, दोनों कैरेक्टर के जीन 2 अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे थे, जिसके वजह से इनके बीच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 अलग अलग टाइप से ये जो है वो अरेंज हो सकते हैं। पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो 4 अलग अलग टाइप से ये जो है वो अरेंज हो सकते थे। ठीक है, इसीलिए रेशियो हमको मिलता था, 4 अलग अलग टाइप का रेशियो मिलता था, 9:3:3:1। दैट्स वाई हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो था वो 9:3:3:1 का था, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे वर्क कर रहा था। बट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने यहाँ पे जो जीन, जो कैरेक्टर हमने चूज किए, वो दोनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पे, वो दोनों कैरेक्टर के जीन जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे। मान लो ये एक, अब इसको हम थोड़ा सा मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट का क्रोमोसोम बना देते हैं। तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, ये एक जीन हो गया दैट इज येलो बॉडी का जीन हो गया। ठीक है, और ये जो दूसरा जीन हो गया वो हो गया दैट इज व्हाइट आई कलर का। तो ये भी यहीं पे है। अब दोनों जीन, क्योंकि अब दूसरा क्रोमोसोम है ही नहीं, एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन है। ठीक है, अब उस वजह से क्या हो रहा है कि या तो ये क्रोमोसोम अलग हो रहा है या ये क्रोमोसोम अलग हो रहा है, तो दोनों जीन साथ में जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं क्या, नहीं। तो उस वजह से एक तो रेशियो डिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरी बात जो मेंडल के चूज किए हुए जो जीन्स थे वो एक्स लिंक्ड थे। एक्स लिंक्ड होना मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही थे। हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि एक्स लिंक जीन नॉन होमोलॉगस रीजन पे होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। तो डेफिनेटली ये जो जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम पे है और वाई पे नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो मेल है, मेल में वाई क्रोमोसोम पे हमने जीन ड्रॉ नहीं किए, बिकॉज ये एक्स लिंक जीन है, मतलब सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रेशियो है वो वैरी कर जाता है मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का, वो मेंडल के रेशियो के साथ मैच नहीं करता। अब आइए इसमें से लिंकेज कैसे समझ में आता है हमको, कैसे मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया लिंकेज के बारे में। तो यहाँ पे मॉर्गन ने 2 क्रॉसेस किए, क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए में उन्होंने क्या किया, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडी रेड आई मेल यानी वाइल्ड टाइप ऑफ मेल के साथ क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो उनका F1 ऑफस्प्रिंग आया, F1 ऑफस्प्रिंग को भी उन्होंने क्रॉस किया और आया F2 ऑफस्प्रिंग। F2 ऑफस्प्रिंग में उनको क्या मिला, 98.7% पैरेंटल जीनोम मिला। मतलब जो ऑफस्प्रिंग थे वो सिमिलर 98% पैरेंट के जैसे मैच होते थे। बचे हुए 1.3% थोड़ा सा वेरिएशन शो करते थे। मतलब मॉर्गन ने क्या बोला यहाँ पे कि जब जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे है, और आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जीन्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। जब जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होते हैं तो वो एज इट इज ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसको हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज में हमने पढ़ा था जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर। तो यही मॉर्गन ने बताया, जब जीन्स जो है वो एक ही क्रोमोसोम पे होंगे तो वो अगले जनरेशन में होंगी, साथ में जाने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 8.7% जो है वो पैरेंटल जीनोम दिख रहा है और 1.3% जो है वो
वेरिएशन दिख रहा है, रिकॉम्बिनेंट जीन। अब ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस बी में भी उन्होंने सिमिलर क्रॉस किया। अब यहां पे उन्होंने ये एक जीन तो वही रखा आई कलर का, लेकिन दूसरा जीन उन्होंने चेंज कर लिया। अब ये जो जीन था वो स्लाइटली अवे था, थोड़ा दूर था। उन दोनों का डिस्टेंस देखो पहले कम था, इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। अब ये जीन्स का उन्होंने फिर से क्रॉस किया, दैट इज व्हाइट आई मिनिएचर विंग। ये जो दूसरा जीन लिया वो मिनिएचर विंग यानी विंग शेप जो छोटा है, ठीक है, उस तरीके की फीमेल को क्रॉस किया एक वाइल्ड टाइप ऑफ मेल के साथ, मतलब नॉर्मल विंग और रेड आई मेल के साथ। जब क्रॉस किया गया तो आया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस किया और F2 जनरेशन जब आता है तो F2 जनरेशन में 62.8% पैरेंटल जीनोम मिला। 62, देखो यहाँ पे 98%, यहाँ पे 62% पैरेंटल, मतलब पैरेंटल जीनोम में चेंज आया। और रिकॉम्बिनेंट जीनोम यानी जो वेरिएशन था, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन है वो यहाँ पे ज्यादा देखने मिला, 37.2%। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जीनोम का मतलब क्या है कि जीन एक्सचेंज हुए हैं फ्रॉम बिटवीन टू क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए। पहला पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि जब भी कोई भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अगले जनरेशन में साथ में जाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि लिंकेज जो है वो भी यहाँ पे मैटर करती है। अगर 2 जीन्स का डिस्टेंस कम है, अगर 2 जीन्स बहुत पास पास है, लोकेटेड वेरी क्लोजली टू ईच अदर, देन द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस। देखो रिकॉम्बिनेंट जीन जो है वो 1.3% है, मतलब रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होता है जब 2 जीन्स पास में होते हैं, मतलब उनके अगले जनरेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको हमने कंप्लीट लिंकेज बोला था। अब वहीं पे दूसरा उन्होंने वो बोला कि जब 2 जीन्स दूर दूर है, इफ 2 जीन्स आर डिस्टेंटली लोकेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो डिस्टेंस पे लोकेटेड है, देन ऐसे टाइम पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जीनोम 37.2% है और बचा हुआ हम देखते हैं कि पैरेंटल जीनोम थोड़ा 62 पॉइंट है। दैट इज पैरेंटल जीनोम यहाँ पे ज्यादा है क्रॉस ए में, क्योंकि जीन्स बहुत पास है, और क्रॉस बी में पैरेंटल जीनोम जो है वो कम है, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे कंप्लीट किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया कि किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंटली वर्क करते हैं और किस तरीके से ये कंसेप्ट या फिनोमिना वर्क करता है। इसके बाद हम यहाँ पे वाइल्ड टाइप और नॉर्मल टाइप का, म्यूटेड टाइप और वाइल्ड टाइप के बारे में जरा सा समझते हैं। यहाँ पे जो हम जनरली रेसेसिव और डोमिनेंट को यूज करते हैं, जनरली रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर से यूज करते थे और डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो वाइल्ड टाइप है, कोई रेसेसिव नहीं है, कोई डोमिनेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वाइल्ड टाइप को जो नॉर्मली होता है उसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज Y प्लस और W प्लस, ठीक है, दैट इज ये जो ब्राउन बॉडी है ये Y प्लस ब्राउन बॉडी के लिए और रेड आई के लिए W प्लस। बट यहाँ पे ना ब्राउन है ना रेड है, मतलब व्हाइट और येलो है, तो यहाँ पे प्लस जो है वो नहीं दिया जाएगा बिकॉज इट इज म्यूटेटेड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सेम यहाँ पे वर्क करता है, दैट इज यहाँ पे भी बिकॉज ये वाइल्ड टाइप है तो इसको प्लस से डिनोट करेंगे और नॉर्मल को जो है विदाउट प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज अभी जो हमने टॉपिक कवर किया वो था मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट विच इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ऑटोजोमल इनहेरिटेंस जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 में से 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स, और बचा हुआ एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एक अलग पार्ट हो गया और ऑटोजोमल इनहेरिटेंस एक अलग पार्ट हो गया। ऑटोजोमल इनहेरिटेंस का मतलब वो इनहेरिटेंस जहां पे कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑटोजोम्स, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ये वो पार्ट हो गया जहां पे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो आइए देखते हैं, तो आइए बात करते हैं ऑटोजोमल इनहेरिटेंस की। जैसे कि अभी हमने देखा कि बॉडी के जो 22 पेयर्स है उन्हें जो हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, और ये जो ऑटोजोम्स है इनमें जब कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तब ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। अब ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस 2 टाइप के होते हैं।
पहला हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड दूसरा ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। मतलब कुछ कैरेक्टर जो बॉडी में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, जो डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, और कुछ जो है वो रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे डोमिनेंट, यहाँ पे इनहेरिटेंस का ये पार्ट पढ़ने का रीजन क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी में या बहुत एनिमल बॉडी में डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बाकी के कैरेक्टर तो हो ही रहे, बट इन कैरेक्टर के साथ जब डिजीज ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो ऐसे कंडीशन में हमें इनहेरिटेंस की स्टडी करना जरूरी है, और उसी पैटर्न से हम उन डिजीजेस को मतलब होने से रोक सकते हैं अगली जनरेशन में, ठीक है। हम ऐसे लोगों के मैरिज को अवॉइड कर सकते हैं जिनके वजह से वो डिजीज अगली जनरेशन में जा सकता है। तो बेसिकली ऑटोसोमल इनहेरिटेंस क्या है, यहां पे हम बोलते हैं कि कैरेक्टर जो है वो ऑटोसोम से ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगर ये कैरेक्टर डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं जनरली, तो उन्हें हम डोमिनेंट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की न्यू सिलेबस की बुक है उसमें विडोज पीक एंड हंटिंगटन्स डिजीज। तो विडोज पीक के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। विडोज पीक क्या है, जब भी हमारी बॉडी का ये जो फेस का हेयर लाइन होता है, फेशियल हेयर लाइन, यहां से फोरहेड पे जो हेयर लाइन होता है, इस हेयर लाइन को अगर हम वी शेप में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये शेप है, ये वी शेप जो है वो दिख रहा है हमको, ठीक है। जैसे आपने अगर एक फिल्म स्टार सलमान खान को देखा होगा, तो सलमान खान का आप नोटिस करेंगे तो जो फोरहेड का हेयर लाइन है वो वी शेप में है। तो ऐसे लोग जिनके फोरहेड में हेयर लाइन का शेप जो है वो वी शेप होता है, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं विडोज पीक, ठीक है। और ये कब शो होता है, ये उसके डोमिनेंट कंडीशन में शो होता है। ये कोई डिजीज नहीं है, बट ऐसे लोगों में फोरहेड पे बाल जो है वो दोनों साइड से कम होते हैं, ठीक है। और वो हम देखते हैं कि जल्दी गंजे होने लगते हैं, बिकॉज इस साइड से उनके बाल जो है वो खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कंडीशन में कैपिटल डब्ल्यू या हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दैट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में हमें ये शो होता है विडोज पीक। और जो बाकी नॉर्मल कंडीशन में जहां पे विडोज पीक शो नहीं हो रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वी शेप यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन सिर्फ रेसेसिव कंडीशन में ही शो होती है, ठीक है। तो ये एक जो एबनॉर्मेलिटी ह्यूमंस में दिखाई देती है उसको हम विडोज पीक बोलते हैं, जो कि डोमिनेंट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ये सीईटी में पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हंटिंगटन्स डिजीज क्या है, तो इसको अगर हम समझते हैं, हमारे बॉडी में ब्रेन सेल्स जो है वो रिपीटेटिव टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेन के सेल्स जो है वो डेड होने लगते हैं, जिसके वजह से डिमेंशिया जैसी कंडीशन जो है वो अपीयर होती है। इसके अलावा कोरिया जैसी कंडीशन जो है वो अपीयर होती है। कोरिया में हमारे जो मूवमेंट का जो बैलेंस है बॉडी का वो खराब होने लगता है। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस और जजमेंटल प्रॉब्लम्स को लेके हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रगल करती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में, जहां पे हम देखते हैं कि फिनोल के यहाँ पे बॉडी में तभी ये डिजीजेस या ये कैरेक्टर शो होंगे जब वो रेसेसिव कंडीशन में रहेंगे। डोमिनेंट कंडीशन में ये कैरेक्टर अपीयर नहीं होंगे, ये डिजीजेस अपीयर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो डिजीजेस है जैसे कि फिनलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया, इनमें से एक डिजीज हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमने देखा है कि बॉडी में ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी का शेप जनरली नॉर्मल होता है जब हमारे जो जीन्स है वो डोमिनेंट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। बट जब भी ये रेसेसिव कंडीशन में जाता है तो हमने देखा जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से ह्यूमन जो है वो स्ट्रगल करने लगता है और आखिर में उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये हमारे लंग्स में और डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला एक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज, जिसमें होता क्या है कि ये जो जीन है वो मेनली ऐसे सेल को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी के ऐसे सेल जो म्यूकस सिक्रीट करते हो या बेसिकली स्वेट सिक्रीट करते हो या फिर डाइजेस्टिव फ्लूइड सिक्रीट करते हो। जैसे लंग्स में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक फ्लूइड सिक्रीटिंग सेल्स है और हमारे बॉडी में स्वेट सिक्रीटिंग सेल्स है। तो इन सेल्स का जो म्यूकस होता है इस जीन्स की वजह से, ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो जीन होता है अगर उसके अलील दोनों रेसेसिव कंडीशन में रहेंगे,
ठीक है, डोमिनेंट कंडीशन का ये डिजीज नहीं है, रेसेसिव इनहेरिटेंस का डिजीज है। ठीक है, तो ऐसे में अगर रेसेसिव अलील होंगे जीन्स के, तो ऐसे में ये म्यूकस जो है वो थिक सिक्रीट होगा, गाढ़ा म्यूकस होगा, जिसकी वजह से हमारे लंग के जो पैसेजवेज है वो ब्लॉक होने लगेंगे, हम सांस लेने की दिक्कत होने लगेगी, हम ऑक्सीजन की कमी से, सांस की कमी से मरने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो ये सारे डिजीजेस जो है, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से होते हैं। फाइनली जो इंपॉर्टेंट वन जो यहाँ पे बुक में दिया है और जो एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, फिनिलकेटोन्यूरिया। फिनिलकेटोन्यूरिया ये जो डिजीज है ये भी एक रेसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का। यहाँ पे भी अगर जीन के जो अलील है वो अगर रेसेसिव कंडीशन में होते हैं तो हमारे बॉडी में फिनिलअलेनाइन नाम का एक जो अमीनो एसिड होता है वो रिपीटेटिवली टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, और टायरोसिन हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे यूज होता है। तो ये जो फिनिलअलेनाइन जो है वो जनरली टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि है फिनिलअलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अगर हमारे जीन के दोनों अलील डोमिनेंट है, सब कुछ नॉर्मल है, देन ये प्रोसेस रेगुलरली चलते रहती है। ठीक है, बट जैसे कि हमने बोला फिर ये डिजीज कभी होगा ही नहीं अगर डोमिनेंट है तो। बट ये डिजीज जो है वो रेसेसिव कंडीशन में आता है, मतलब अगर दोनों जीन के अलील, अगर जीन के दोनों अलील अगर रेसेसिव है तो ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। अब फिनिलअलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम बनना अगर बंद हो गया तो फिनिलअलेनाइन जो है वो टायरोसिन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से फिनिलअलेनाइन जो है वो ब्लड में जमा होते रहता है, और ब्लड के साथ साथ ये ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होने लगता है। ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन जैसी कंडीशन आती है, मतलब मेंटल हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। ठीक है, दैट इज माइंड एबनॉर्मेलिटीज होने लगती है। फाइनली ये एक्सक्रीट भी होने लगता है फिनिलअलेनाइन, जो बॉडी के बाहर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके थ्रू, यूरिन के थ्रू फिनिलअलेनाइन बॉडी में एक्सेसिव क्वांटिटी में एक्सक्रीट होता है, बॉडी के बाहर एलिमिनेट किया जाता है। तो ये भी डिजीज हमारे बॉडी में बहुत ही जानलेवा होता है, हार्मफुल होता है। तो इसी वजह से ये जो सारे डिजीजेस थे वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस में आते हैं, मतलब ये दोनों ही डिजीजेस या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के जो हमने डिजीजेस देखे, या ये हम बोल सकते हैं एबनॉर्मेलिटीज देखी, विडोस्पिक हंटिंगटन डिसीज, और ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस के भी ये जो डिजीजेस है, फिनिलकेटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये दोनों ही कंडीशन मेल में और फीमेल में इक्वली पॉसिबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल्स में ही ज्यादा होगा या मेल्स में ही, बिकॉज ये ऑटोसोमल है, इनका सेक्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों में ही, मेल बॉडी में भी उतनी ही क्वांटिटी में ये डिजीज हो सकते हैं, मतलब उतनी ही पॉसिबिलिटीज है, और फीमेल बॉडी में भी उतनी ही पॉसिबिलिटीज के साथ ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब ऐसे जीन जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता, अगर बिल्कुल आपको लगता है कि जो पढ़ाया है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो बिंदास डिसलाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आते रहे और आप सबको ये नॉलेज जो है वो मिलता रहे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।